do that? केसी जब दोबारा होश में आती है तो खुद को एक पूरी तरह बंद बेसमेंट में पाती है। वहाँ कोई खिड़की नहीं होती, चारों तरफ ठंडी दीवारें, हल्की रोशनी और डर के माहौल में सहमी हुई लड़कियां मौजूद होती हैं। किसी को समझ नहीं आता कि उन्हें यहाँ क्यों कैद किया गया है। तभी बेसमेंट का दरवाजा खुलता है और उनका अपहरण करने वाला आदमी अंदर आता है। इसके बाद वह आराम से बैठ जाता है। जल्द ही पता चलता है कि इस आदमी के अंदर कई अलग अलग व्यक्तित्व मौजूद हैं। इस समय उसके सामने डेनिस नाम का व्यक्तित्व होता है जो सफाई को लेकर बेहद जुनूनी है। वह तीनों लड़कियों को ध्यान से देखता है। उसकी नजर मार्सिया पर टिक जाती है। स्थिति को समझते हुए केसी उसे एक चाल चलने की सलाह देती है। उसकी सलाह मानने के बाद मार्सिया खुद को गंदा कर लेती है। जैसे ही डेनिस को इसका पता चलता है वह बेहद नाराज और घृणा से भर जाता है और उसे वापस बेसमेंट में धकेल देता है। उसके लिए गंदगी बर्दाश्त करना बिल्कुल आसान नहीं था। कुछ देर बाद वह दोबारा वापस आता है। इस बार वह लड़कियों के साथ कुछ और करने के बजाय सफाई का सामान लेकर आता है और उन्हें पूरा फर्श साफ करने के लिए मजबूर करता है। इसी दौरान वह उन्हें ऐसी चीजों के लिए तैयार किए जा रहे बलिदान के रूप में देखता है जिनका मकसद अभी लड़कियों की समझ से बाहर होता है। उन्हें सिर्फ इतना समझ आता है कि इस आदमी की योजना बेहद खतरनाक है। तभी बाहर से ऊंची एड़ियों की आवाज सुनाई देती है। लड़कियां तुरंत दरवाजे की तरफ दौड़ती हैं और मदद के लिए आवाज लगाने लगती हैं। लेकिन दरवाजा खुलते ही उनका डर और बढ़ जाता है। सामने वही आदमी खड़ा होता है, लेकिन इस बार उसका रूप पूरी तरह बदल चुका होता है। उसने महिलाओं जैसे कपड़े पहने होते हैं और उसका व्यवहार भी पहले से बिल्कुल अलग होता है। ये उसके अंदर मौजूद एक और व्यक्तित्व पैट्रिसिया होता है। वह लड़कियों के साथ शांत व्यवहार करती है और कुछ देर बाद दरवाजा बंद करके चली जाती है। लेकिन उसका यह अजीब रूप लड़कियों को राहत देने के बजाय और ज्यादा बेचैन कर देता है। रात में एक बार फिर उसके व्यक्तित्व में बदलाव आता है। इस बार वह खुद को 9 साल के बच्चे ब्रोडी के रूप में पेश करता है। केसी जल्द ही समझ जाती है कि यह बाकी व्यक्तित्वों से अलग है। उसे लगता है कि शायद इसी के जरिए बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल सकता है। वे ब्रोडी को यह यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि डेनिस उसके खिलाफ कुछ करने वाला है। यह सुनकर वह भावुक हो जाता है और केसी उससे उन्हें बाहर निकालने की गुहार लगाती है। कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि उसकी योजना काम कर जाएगी, लेकिन ब्रोडी अचानक सतर्क हो जाता है और समझ जाता है कि उसे बहकाने की कोशिश की जा रही है। अब लड़कियों के पास खुद रास्ता खोजने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। वे बेसमेंट की दीवारों और छत को ध्यान से जांचना शुरू करती हैं। इसी दौरान क्लेयर को छत के एक हिस्से से अलग तरह की आवाज सुनाई देती है। उसे शक होता है कि ऊपर की तरफ खाली जगह हो सकती है। वह बिस्तर पर चढ़कर छत को तोड़ना शुरू करती है। कुछ ही देर में वहाँ एक छेद बन जाता है, लेकिन उसके पीछे लोहे की मजबूत जाली लगी होती है। बाहर निकलने के लिए उसे हटाना जरूरी होता है। इसी कोशिश में काफी शोर हो जाता है और बाहर मौजूद आदमी को इसका पता चल जाता है। केसी और मार्सिया तुरंत दरवाजा पकड़कर उसे बंद रखने की कोशिश करती हैं, जबकि क्लेयर जाली के बीच से निकलने की कोशिश करती है। तभी दरवाजा जबरदस्त ताकत से खुल जाता है। डेनिस फिर से नियंत्रण में आ चुका होता है। आखिरी पल में क्लेयर किसी तरह उस छेद से निकलकर वेंटिलेशन शाफ्ट में पहुंच जाती है। वह संकरी सुरंग से आगे बढ़ते हुए आखिरकार बाहर निकल आती है, लेकिन उसे राहत लेने का मौका भी नहीं मिलता क्योंकि पीछे से भारी कदमों की आवाज आने लगती है। घबराकर वह पास रखी एक स्टोरेज अलमारी में छिप जाती है। दरवाजे की छोटी सी दरार से वह देखती है कि डेनिस गुस्से में इधर उधर उसे तलाश रहा है। कुछ पल के लिए लगता है कि वह बच गई है, लेकिन जल्द ही उसकी नजर उस जगह पर पड़ जाती है। क्लेयर बाहर निकल आती है और उम्मीद करती है कि अब उस पर हमला होगा, लेकिन डेनिस उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय उसके कपड़ों को गंदा बताकर उन्हें हटाने का आदेश देता है। इसके बाद उसे एक अलग कमरे में बंद कर दिया जाता है और दरवाजे को पूरी तरह सील कर दिया जाता है। वह वापस बेसमेंट में जाता है और छत में बने छेद को भी ठीक कर देता है। इस तरह भागने का रास्ता दोबारा बंद हो जाता है। लड़कियों को साफ चेतावनी मिल जाती है कि अगर उन्होंने फिर से भागने की कोशिश की तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। अगले दिन पैट्रिसिया केसी और मार्सिया को बेसमेंट से बाहर किचन की तरफ लेकर जाती है। वहाँ वह एक ब्रेड का टुकड़ा उठाकर उसके ऊपर मोटी परत में कच्ची चर्बी लगा देती है। ये देखकर केसी को बेहद घिन महसूस होती है। इसी दौरान दोनों को लगता है कि शायद पैट्रिसिया का ध्यान भटका हुआ है और भागने का मौका मिल सकता है। केसी उसे कोई जल्दबाजी न करने का इशारा करती है, लेकिन मार्सिया अब और इंतजार करने के लिए तैयार नहीं होती। पैट्रिसिया केसी को वापस कमरे में जाने के लिए कहती है। मजबूर होकर वह वापस चली जाती है। मार्सिया भी आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में बंद दरवाजा उसका रास्ता रोक देता है। तभी उसे एहसास होता है कि पैट्रिसिया उसके पीछे खड़ी है। वह तुरंत रुक जाती है। पैट्रिस का उस पर हमला करने के बजाय कुछ पल तक उसे निराश नजरों से देखती रहती है। उसके व्यवहार से साफ हो जाता है कि इस पूरे खेल के पीछे सिर्फ कैद या हिंसा नहीं, बल्कि उसके अपने अतीत और एक बेहद विकृत सोच का गहरा संबंध है। मार्सिया के बाद अब बेसमेंट में सिर्फ केसी ही
ही रह जाती है। वह समझ जाती है कि इस आदमी की ताकत के सामने सीधे मुकाबला करना नामुमकिन है। वह इंतजार करने लगती है कि कब वह मासूम दिखने वाला ब्रोडी दोबारा सामने आए, क्योंकि शायद उसी के जरिए बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल सके। उस रात आखिरकार ब्रोडी फिर उसके सामने आता है। वह बिल्कुल बच्चे की तरह व्यवहार करता है और उत्साह में केसी को अपनी चीजों के बारे में बताने लगता है। वह बताता है कि उसका अपना कमरा है जहाँ वह सीडी प्लेयर पर संगीत सुन सकता है, लेकिन केसी का ध्यान सिर्फ एक बात पर जाता है। उसके कमरे में एक खिड़की है। केसी तुरंत समझ जाती है कि यही उसके बचने का रास्ता हो सकता है। वह उससे अपना कमरा दिखाने के लिए कहती है, लेकिन अचानक उसका व्यवहार बदल जाता है। उसकी आंखों में मासूमियत की जगह कठोरता आ जाती है। केसी समझ जाती है कि ब्रोडी गायब हो चुका है और डेनिस फिर से नियंत्रण में आ गया है। कुछ देर बाद दरवाजा दोबारा खुलता है और ब्रोडी फिर लौट आता है। इस बार वह चोरी छिपे केसी को अपने कमरे में ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। कमरे में पहुंचते ही वह उत्साह से उसके सामने नाचने लगता है। केसी इस अजीब हरकत को नजरअंदाज करते हुए लगातार उस खिड़की को ढूंढती रहती है जिसके बारे में उसने सुना था, लेकिन अगले ही पल उसकी उम्मीद टूट जाती है। ब्रोडी जिस खिड़की की बात कर रहा था वह असल में दीवार पर लगी एक पेंटिंग होती है। केसी को एहसास होता है कि वह जिस रास्ते को अपनी आजादी का जरिया समझ रही थी वह सिर्फ एक भ्रम था। अब वह ब्रोडी से साफ तौर पर उसे बाहर निकालने की गुहार लगाती है। ब्रोडी खुद भी डेनिस से डरता है और उसकी बात मानने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन केसी बार बार उसे समझाती रहती है। आखिरकार उसका दिल थोड़ा पिघलता है और वह कमरे के एक कोने से वॉकी टॉकी निकालकर केसी को देता है। केसी जैसे ही उसे हाथ में लेती है उसे पता चलता है कि यह काम कर रहा है। उसके अंदर फिर से उम्मीद जागती है। वह मदद के लिए संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रोडी घबराकर उसे रोकने लगता है। उसे डर होता है कि अगर डेनिस को इसकी खबर हो गई तो दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसी बीच केसी महसूस करती है कि सामने खड़े ब्रोडी के व्यवहार में फिर से बदलाव आ रहा है। कुछ ही पलों में केसी समझ जाती है कि डेनिस वापस आ चुका है। वह तुरंत वॉकी टॉकी उसके हाथ से छीन लेता है और उसे वापस बेसमेंट में ले जाता है, लेकिन इस बार केसी पूरी तरह खाली हाथ नहीं लौटती। रास्ते में उसकी नजर जमीन पर पड़े एक कील पर पड़ती है। वो मौका देखकर उसे उठा लेती है। अब उसके पास कम से कम एक ऐसी चीज है जो सही समय आने पर उसके काम आ सकती है। उधर दूसरी तरफ केविन के मनोचिकित्सक कैरन को लगातार कुछ परेशान करने वाले ईमेल मिलने लगते हैं। ये संदेश केविन की तरफ से भेजे गए होते हैं। कैरन समझ जाती है कि मामला सामान्य नहीं है। इसी दौरान डेनिस केविन का रूप लेकर कैरन के क्लिनिक पहुंचता है, लेकिन कैरन उसे पहली नजर में ही पहचान लेती है। वह देखती है कि अंदर आते ही वह लगातार अपने हाथ साफ करने और पोंछने में लगा हुआ है। ये उसकी सफाई को लेकर जुनूनी आदत की निशानी थी। कैरन के सामने अपना भेद छिपाना मुश्किल देखकर डेनिस आखिरकार दिखावा छोड़ देता है। वह स्वीकार करता है कि उसके साथ मौजूद दूसरी शख्सियतों ने शरीर पर नियंत्रण हासिल कर लिया है, लेकिन उसके लिए सबसे डरावनी बात कुछ और होती है। उसे डर है कि जल्द ही उस शरीर की 24वीं और सबसे खतरनाक शख्सियत सामने आने वाली है। उसे बीस्ट कहा जाता है। कैरन को पहले लगता है कि यह सिर्फ डेनिस का एक और भ्रम है, लेकिन हालात तेजी से बिगड़ते देखकर वह उसी रात उसके घर पहुंचने का फैसला करती है। उसका मकसद केविन की असली चेतना को फिर से जगाना होता है ताकि वह बाकी व्यक्तित्वों का नियंत्रण खत्म कर सके। लेकिन वहां पहुंचने के बाद कैरन को पता चलता है कि डेनिस जिस खतरे की बात कर रहा था वह कोई कल्पना नहीं है। बीस्ट वास्तव में मौजूद है और सबसे डरावनी बात यह है कि यह बाकी सभी व्यक्तित्वों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक है। वह खुद को उन लोगों का शिकारी मानता है जिन्हें वह अपने हिसाब से अशुद्ध समझता है। फिर कैरन को एहसास होता है कि डेनिस अब अपना नियंत्रण खोने के बेहद करीब है और यहाँ ज्यादा देर रुकना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। वह किसी बहाने से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन रास्ते में उसे एक लंबा गलियारा दिखाई देता है जहाँ कई कमरे बने हुए होते हैं। जिज्ञासा में वह एक कमरे का दरवाजा खोलती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती डेनिस उसके पीछे पहुँच जाता है और एक केमिकल की मदद से उसे बेहोश कर देता है। अब उसका मकसद साफ होता है। वह उस रात उस खतरनाक 24वें व्यक्तित्व को सामने लाना चाहता था और किसी को भी उसके रास्ते में आने नहीं देना चाहता था। उधर केसी बेसमेंट में मिले कील की मदद से दरवाजे का लॉक खोलने में कामयाब हो जाती है। वह धीरे धीरे बाहर निकलकर गलियारे में पहुंचती है। इसी दौरान कैरन को भी होश आने लगता है। वह जल्दी से एक कागज पर केविन की सबसे बड़ी कमजोरी लिखती है, लेकिन तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी महसूस होती है। अपनी सुरक्षा के लिए वो पास पड़ी एक चाकू उठा लेती है। जैसे ही वह पीछे मुड़ती है उसके सामने वही खतरनाक बीस्ट खड़ा होता है। दूसरी तरफ केसी आखिरकार मार्सिया तक पहुंचती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी हालत बेहद खराब होती है और वह उसकी मदद नहीं कर पाती। केसी के पास रुकने का समय नहीं था क्योंकि अब उसे क्लेयर को ढूंढना था। लेकिन अगले कमरे का दरवाजा खोलते ही उसके सामने एक और खौफनाक दृश्य आ जाता है। वहाँ वह देखती है कि क्लेयर भी उस खतरनाक व्यक्तित्व के कब्जे में है। डर के मारे केसी तुरंत वहाँ से भागती है। भागते हुए उसे कैरन का छोड़ा हुआ कागज
कागज मिल जाता है। उस पर केविन का पूरा नाम लिखा होता है और केसी समझ जाती है कि शायद यही उसकी कमजोरी है। तभी वह खतरनाक शख्स उसके पीछे पहुंच जाता है और दीवारों पर किसी जानवर की तरह तेजी से आगे बढ़ने लगता है। केसी डरते हुए कागज पर लिखा पूरा नाम पुकारती है। केसी के मुंह से वही नाम सुनते ही केविन का असली व्यक्तित्व कुछ समय के लिए वापस आ जाता है। अपने आसपास का माहौल देखकर केविन को एहसास होता है कि उसके अंदर मौजूद बाकी व्यक्तित्वों ने कितना कुछ कर दिया है। वह केसी को बताता है कि घर में एक बंदूक मौजूद है और अगर वह उसे रोकना चाहती है तो उसी की मदद से उसकी जिंदगी खत्म कर दे, क्योंकि अब उसे खुद भी भरोसा नहीं था कि वह अपने अंदर मौजूद बाकी व्यक्तित्वों को दोबारा नियंत्रित कर पाएगा। लेकिन इससे पहले कि केसी कुछ कर पाती, बाकी व्यक्तित्व फिर से हावी हो जाते हैं। केविन का नियंत्रण खत्म हो जाता है और केसी किसी तरह बंदूक लेकर वहाँ से भाग निकलती है। कुछ ही देर बाद उसका पीछा करने वाला व्यक्तित्व पूरी तरह बीस्ट में बदल जाता है। वह अविश्वसनीय तेजी से केसी तक पहुँच जाता है। केसी घबराकर बंदूक तैयार करती है, लेकिन बीस्ट अचानक उसकी नजरों से गायब हो जाता है। वह अपनी घायल टांग के बावजूद लगातार भागती रहती है। पूरा घर उसे किसी भूल भुलैया जैसा लगने लगता है और आखिरकार वह एक ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता। केसी खुद को एक लोहे के पिंजरे में छिपा लेती है। बीस्ट उसके करीब पहुंचता है तो वह उस पर कई गोलियां चलाती है, लेकिन उसका शरीर उन गोलियों से ज्यादा प्रभावित नहीं होता। वह अपनी असाधारण ताकत से लोहे की सलाखों को भी मोड़ देता है। केसी को लगता है कि अब उसका बचना नामुमकिन है, लेकिन तभी बीस्ट की नजर केसी के शरीर पर मौजूद पुराने निशानों पर पड़ती है। उसे एहसास होता है कि केसी ने भी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। बचपन में उसने अपने माता पिता को खो दिया था और जिस रिश्तेदार ने उसे अपने साथ रखा उसने भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। लगातार मुश्किलों ने उसे अंदर से तोड़ा जरूर था, लेकिन उसी दर्द ने उसे बाकी लोगों से ज्यादा मजबूत भी बना दिया था। बीस्ट खुद को केसी में पहचान लेता है। उसे लगता है कि वह भी उसी तरह दर्द से गुजरी है जैसे वह खुद गुजरा था। इसलिए पहली बार वह किसी को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे छोड़ने का फैसला करता है। कुछ समय बाद पुलिस आखिरकार केसी तक पहुंच जाती है और उसे वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लेती है, लेकिन केविन वहां से भागने में सफल हो जाता है। इस पूरी कहानी का सबसे डरावना हिस्सा बीस्ट की ताकत नहीं बल्कि उसका फैसला था। जिस इंसान ने हर किसी को अपने रास्ते में खत्म कर दिया, उसने केसी को सिर्फ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसके शरीर पर मौजूद निशानों में उसे अपना दर्द दिखाई दिया। फिल्म आखिर में एक गहरी बात छोड़ जाती है। इंसान के घाव सिर्फ उसे कमजोर नहीं बनाते, कई बार वही दर्द उसे इतना मजबूत बना देता है कि वह दूसरों से बिल्कुल अलग हो जाता है। असली मजबूती दर्द से बचने में नहीं बल्कि उसे सहकर भी आगे बढ़ते रहने में होती है।